नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग 1 सितंबर में जो पूछे गए थे आपका 2022 में शिफ्ट 2 का ए टू जेड प्रश्न हम लोग देखेंगे। समझ गए? ठीक है, ए टू जेड हम लोग प्रश्न देखेंगे। शिफ्ट 2 में जो पूछे गए थे, क्लास नंबर आपका 29 है। यदि आप 1 से लेकर 28 तक नहीं देखे हैं तो आप मिस कर रहे हैं, आप उसको जाके देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको मेरे दोस्त। मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए आप लोग हो जाए, बिल्कुल आपका इजी वे से सॉल्व किया जाता है, क्विकली सॉल्व के साथ कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बाकी बात रेलवे में जो भी रेलवे पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये आपका एलिजिबल है। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर जितने भी आप लोग यदि सेशन से जुड़ गए हैं तो न्यू बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि उसको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग सेशन से ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा कोई भी नोटिफिकेशन, क्लास पीडीएफ या आपके रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। तो पता रहना चाहिए मेरे दोस्त, 1 सितंबर जो आपका 2022 में जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे वो हम लोग आज लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 5 क्वेश्चन ऐसा था मेरे दोस्त जो रिपीटेड होता है बार बार, उसको मैंने प्रीवियस में करवा दिए गए हैं, तो उसको एक क्वेश्चन को बार बार लाने से कोई फायदा नहीं है, आपका भी समय और मेरा भी समय व्यतीत होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पे। सेक थीटा का मान दिया गया था 5/3। थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से मान आपका कम हो। ठीक है, न्यून कोण है तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले सेक थीटा ज्ञात रहना चाहिए। सेक थीटा क्या हो जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसको याद रखने में बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है, तो इसके लिए टेंशन आप मत लें। आपको एक चीज याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का क्या? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। समझ गए? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से इसको इजी वे याद रख सकते हैं। यदि आपका कोसेक पूछ दे तो जानते हैं मेरे दोस्त, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसका उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो आपके प्रश्न में क्या दिया गया था? सेक थीटा दिया गया था ना। सेक थीटा क्या था वैल्यू मेरे दोस्त? 5/3 था। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपके पास? 5 है, आधार क्या है? 3 है। तो यहाँ से लंब आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। लंब कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस नियम आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि लंब स्क्वायर जब कीजिएगा मेरे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 25 हो जाएगा, लंब आपको निकालना है, प्लस आधार आपके पास है 9। तो यहाँ से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी कि लंब आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, लंब आपके पास कितना निकल गया मेरे दोस्त? तो लंब आपके पास 4 निकल गया, कर्ण ऑटोमेटिक दिया गया है और आधार आपका दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर। टेन थीटा क्या हो जाता है? तो टेन थीटा आप लोग जानते हैं लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब क्या है? अरे लंब क्या है? तो लंब 4 ही तो है। आधार क्या है मेरे दोस्त? तो आधार 3 है। 3 माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 गुना कॉस थीटा क्या होता है? अरे सेक का उल्टा ही तो कॉस है, तो कॉस को क्या यहाँ से हम निकालना पड़ेगा? जी नहीं, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3/5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? फिर अब यदि आ जाते हैं 5 साइन थीटा, तो 5 लिखे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो लंब क्या है आपके पास? 4 है, कर्ण क्या है आपके पास? 5 है, माइनस का चिन्ह है, 3 है, 3 गुना सेक थीटा का मान ऑलरेडी आप लोग का दिया गया था 5/3। तो बस यहाँ से आप लोग इजी वे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 3 ये गया, सब इसका बेस खत्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? 4 में 3 जाएगा 1, और ठीक है, 4 में 3 जाएगा 1 मेरे दोस्त, और 4 में -5 जाएगा तो -1 चले आएगा। इसीलिए माइनस इसका उत्तर -1 चले आएगा। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए? तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही काम देगा इमरजेंसी में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, समझ गए? कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, इसका जो भी निराकरण होगा मैं लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर पे। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको, जो कि ये जो संख्याएं दिया गया था ना मेरे दोस्त, इसमें क्या वो जोड़ा जाए, न्यूनतम वो संख्या क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ गए? यानी कि इस संख्या में, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग आपका नहीं है, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, यानी 46 78 51 में आपको मिनिमम क्या संख्या जोड़ना होगा, ये पूरी तरह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो समझ गए यहाँ तक आप? ठीक है, तो सबसे पहले पूरी वर्ग बनाने के लिए क्या इसको आप
वर्गमूल निकालिएगा, ऐसे नहीं निकालिएगा मेरे दोस्त, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास ना। तो सिंपल इसका एक आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या के इकाई डिजिट पे यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, एक मेथड आपको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या के इकाई डिजिट पे यदि 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ से एक को निकल गया। अब दूसरा नंबर बात करते हैं कि कोई भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई जो 2 डिजिट आएगा मेरे दोस्त, इकाई जो 2 डिजिट आएगा वो 1 से 25 तक स्क्वायर करने पर जो इकाई आएगा उसी में से एक आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? जैसे मान के चलिए हम 16 का स्क्वायर लेते हैं, 256। अरे आ गया ना। तो कोई भी संख्या होगा, जैसे 10 अंकों का कोई भी संख्या, यदि इकाई 2 डिजिट 56 है तो हम समझ जाएंगे ये पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 1 से 25 तक स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में ये मेल खा रहा है। समझ गए? तो ये दो चीज याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि किसी भी संख्या के इकाई डिजिट पे 2, 3, 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और यदि 2 डिजिट आपका 1 से 25 स्क्वायर के बीच में जितने भी संख्याएं आता है 2 डिजिट आ रहा है तो समझ जाइए वो पूर्ण वर्ग आपका है। समझ गए? तो सबसे पहले इसकी ओर चलते हैं हम, यदि आपको सबसे कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, यदि हम ये संख्या में पांच संख्याएं जोड़ना ही तो बोला जा रहा है, यदि हम 5 जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, यदि इस संख्या में यदि हम 5 जोड़ते हैं, क्या इकाई डिजिट पे 6 आएगा? क्या 6 आएगा इकाई डिजिट पे? यहाँ तो नहीं है, 2, 3, 7, 8 होगा। यदि यहाँ पे इकाई डिजिट पे 3 रहता, 7 रहता तो समझ आते नहीं, यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, पहले हम सिंगल डिजिट को ढूंढ रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, इसके बाद हम बताएंगे। 6 हो गया, यदि 6 जोड़ते हैं तो इकाई डिजिट पे 7 हो गया, तो इकाई डिजिट पे 7 है तो सिंपल हम जानते हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो उत्तर आपका छटा दिया। समझ गए यहाँ से? ठीक है, अब चलते हैं 3, तो 3, 1, 4 ये हो सकता है, 4, 1, 5 ये भी हो सकता है। अब क्या करें हम, यहाँ तो एक ही ऑप्शन छटाया आपका, तो अब कुछ नहीं करना है, 2 ऑप्शन है ना, ये दूसरा नंबर है ना, 1 से 25 तक स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट तो आना ही चाहिए ना। तो यदि हम 5 जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो 5 क्या आ जा रहा है? 56। क्या कोई भी संख्या 1 से 25 तक स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 56 आता है क्या? मुझे 56 क्यों नहीं आएगा? 16 हाँ तो 56 आ जा रहा है, यानी कि ये हो सकता है, यानी 5 हो सकता है। 100% 5 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 के स्क्वायर में वो 2 डिजिट मध्य आ रहा है। यदि 3 जोड़ते हैं हम 54, क्या 1 से 25 तक स्क्वायर कोई संख्या ऐसा है कि इकाई 2 डिजिट उसका 54 है? नहीं सर, ये नहीं है। 4 जोड़ते हैं तो यानी 55, कोई ऐसा संख्याएं हैं जो कि स्क्वायर करने पे 1 से 25 तक के स्क्वायर में 2 डिजिट आपका लास्ट 2 डिजिट 55 आता हो? नहीं। 15 का भी करेंगे तो 225 आएगा, 255 नहीं, यानी ये भी नहीं हो सकता। उत्तर आपका एक ही निकल के आया, 5 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये विधि था ऑप्शन छांटने का विधि। समझ गए आप लोग? ठीक है, इस तरह प्रश्न को बिल्कुल आप लोग लेन देन ना करके, जैसे प्रश्न आए ये नहीं कि बनाना स्टार्ट कर दिए, समझिए प्रश्न को, इसके बाद बनाइए। ठीक है, तो ये 2 नियम आपको इसमें फॉलो करना होगा। ये 2 नियम फॉलो करते हैं तो कोई भी वर्ग पूर्ण रहे या ना रहे आप लोग इजी वे वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। ठीक है, और दुकानदार ने इस पर 10% और 25% की 2 क्रमिक छूट भी देता है, तो फिर भी उसे 15 रुपए का लाभ, याद रखिएगा 15% नहीं है मेरे दोस्त, 15 रुपया का लाभ हो रहा है। समझ गए? सिंबल रुपया का है, 15 रुपया का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का अर्जित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, क्रय मूल्य पता नहीं है मेरे दोस्त, तो क्रय मूल्य को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 क्यों माने हम, तो 100 इसीलिए माने मेरे दोस्त कि इसके प्रेजेंट में हमको आगे बढ़ने में या पीछे जाने में कोई सहूलियत नहीं होगा। जैसे जैसे बोल दिया क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित, तो 150 कर लिए। 50% कम होगा तो 50 कर लिए। मतलब बढ़ाने और घटाने में इसके प्रेजेंट में दिक्कत नहीं होता, इसीलिए हम लोग 100 इजी वे मानते हैं कि प्रश्न को सॉल्व करने में सबसे कम समय लगे। ठीक है, यहाँ आप यदि 900 मानते हैं तो उसमें यदि आपको बोल दिया जाए कि 900 में 33% बढ़ाइए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना आपको कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो सिंपल 100 माने। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी दुकानदार यदि आपको छूट दे रहा है, कोई भी दुकानदार यदि आपको छूट दे रहा है तो 100% वो मूल्य अंकित किया हुआ है, वो मूल्य अंकित किया हुआ है, यानी अंकित मूल्य पर ही आपका छूट दिया जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर छूट नहीं देता मेरे दोस्त, यदि डायरेक्ट क्रय मूल्य पर छूट देगा तो हमेशा 100% उसको जो है ना हमेशा लॉस हो। ठीक है, तो यदि मान के चलिए कहीं भी डिस्काउंट जा रहा है या कोई भी दुकानदार आपको छूट दे रहा है तो हमेशा मान लीजिए उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से जो बढ़ा के मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट ही तो बोलते हैं ना आप लोग, कि
क्रय मूल्य से बढ़ा के जो हम अंकित करें और उस पर डिस्काउंट देने के बाद भी फायदा हो तो उसे ही अंकित मूल्य आप लोग बोलते हैं। तो इसका अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? 50% अधिक किया गया था। 50% अधिक करने का मतलब है तब अंकित मूल्य 150, ठीक है। यानी 100 यदि हम वस्तु का क्रय मूल्य माने मेरे दोस्त, तो 50% ज्यादा हमको अंकित करना होगा, तो कहीं ना कहीं 150 तो करना होगा। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब बोला जा रहा है ये भाई साहब, इसमें आप 2% डिस्काउंट दीजिए। पहला डिस्काउंट कितना? पहला डिस्काउंट 10%। यदि 150 का 10% कितना? 15, यानी कि 150 में 15 रुपया डिस्काउंट, तो 135 रुपया वैल्यू निकल के आया। आया ना? अरे आया ना, बोलते नहीं हो। यानी कि एक एक तो छूट आपका चले गया। फिर आपका दूसरा छूट 25% जा रहा है। 25% का वैल्यू आप क्या मानिएगा? 1/4। अरे मानिएगा ना, 25% का वैल्यू 1/4 ही तो होता है मेरे दोस्त। यानी कि 25% का वैल्यू 1/4। यदि इसका डिस्काउंट दे रहा है तो हम इजी पे 3/4 इसको कर सकते हैं। यानी 25% ना करके डायरेक्ट हम गुना 3/4 ही इसको कर सकते थे। समझ गए कैसे कर सकते थे? 25% डिस्काउंट दिया तो आपके पास मूल्य क्या रह गया? 75%। 75% का वैल्यू 3/4। सिंपली यहाँ से कर लिए। इसको यहाँ से कटाइए, 4×12, एक 4 16 नहीं जाएगा, 4×12, ठीक है। 4×7 = 28, 4×5 = 20, यानी 33.75 इसका डिस्काउंट जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से गुना करना है क्योंकि ये 3 है मेरे दोस्त। यदि इसको हम गुना करते हैं मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? 5×3 = 15 के 5, हाथ में 1, 7×21, 1 22 के 2, हाथ में 2 हो जाएगा। 3×3 = 9, 2 11 के 1, हाथ में 1, 3×3 = 9, 1 10। यानी कहने का मतलब है कि 2 यदि डिस्काउंट हम प्राप्त करें मेरे दोस्त, 2 डिस्काउंट इसमें दिए तो मेरा विक्रय मूल्य ये निकल के आया। निकल के आया या नहीं निकल के आया? ये निकल के आया। समझ रहे हैं क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा, कोई टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके सेकंड में जरूर देख लीजिएगा। जैसे बोला जाता है कोई वस्तु पे 100 रुपया था, इसके 50% अंकित मूल्य अंकित किए तो 150 अंकित किए। इस पे दो को छूट दिए, पहला 10% छूट दिए तो 135 मूल्य निकल के आया। फिर इसमें इतना वैल्यू छूट दिए तो 101.25 निकल के आया। तो वस्तु को खरीदे थे हम 100 माने थे, लेकिन वास्तविक ये 100 नहीं है, वास्तविक कुछ और है। लेकिन हम माने थे 100 रुपया, लेकिन वस्तु को बेच रहा है कितना डिस्काउंट करने के बाद? यानी 101.2 फायदा। यानी हम बोल सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे 1.2% प्रॉफिट हो रहा है आपका। हो रहा है या नहीं हो रहा? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? 100 रुपया हम वस्तु आप खरीदे, 101.25 रुपया हम बेचे, आप बोल सकते हैं ना 1.25 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। इसीलिए तो आप 100 रुपया माने कि चुटकी में आप बता दें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। समझ गए? यानी 1.25% प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट वास्तविक में हुआ कितना? 15 रुपया का हुआ। समझ गए? इसका यहां से यहां बेचने में इसको 15 रुपया का फायदा होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन परसेंटेज में कितना फायदा हो रहा है? 1.25 का फायदा हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ से एक का वैल्यू आपको लोग निकाल लीजिए, क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिए। यानी सिंपल कहने का मतलब है मेरे दोस्त 1.25 का वैल्यू आपका 15% है ना। अरे फायदा ये निकला, इसका वैल्यू तो 15 रुपया है। तो यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? यदि 100% का वैल्यू निकाल लिए तो इस जगह जो मेरा क्रय मूल्य है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आप इजी वे इसको 2 से उड़ा सकते हैं। यानी इधर चला गया 25 पंचे 125, 25 चौके 100, अब 5 दिया 15, यानी 300, 4 दिया 1200। यानी आपका क्रय मूल्य जो निकल के आएगा मेरे दोस्त वो 1200 निकल के आ जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। समझ गए? क्या समझ गए आप लोग? ये लाभ यहाँ से निकल के आया मेरे दोस्त, लाभ परसेंटेज में क्या समझ गए आप लोग? यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को समझिए, इसके बाद फिर बनाइए। समझे ना? 2% डिस्काउंट दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 को 2, 4 को 2, 5 को 2, चाहे तो आप इसको एकल छूट में बदल सकते थे, चाहे हम सिंपली एक एक में छूट में परिवर्तन कर सकते थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। बोला जा रहा है चौथा नंबर, 3600 रुपया की राशि था। 3 वर्ष 4 महीने के लिए साधारण ब्याज 840 रुपया प्राप्त होता है। तो ब्याज क्या होगा आपको बताना। मान लीजिए आपने 3600 रुपया कहीं राशि उधार लिए। अब वो बोला कि भाई साहब आपको 3 साल 4 महीने के लिए हमने उधार दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको ब्याज 840 रुपया देना पड़ेगा। तो आपको बताना है प्रति वर्ष ब्याज क्या है, प्रति वर्ष रेट आपका क्या लगा, कितना आपका ब्याज सालाना लगा, आपको यह बताना। समझ गए? तो यानी प्रति वर्ष दर ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले मेरे भाई, मेरे सबसे पहले पर दर ज्ञात करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो ज्ञात रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल होता है। टाइम तो दिया गया है, टाइम तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यदि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें हम दोस्त तो रेट मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? अरे निकले या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट और टाइम का गुणनफल होता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाए और टाइम तो ऑलरेडी है
तो रेट मेरा ऑलरेडी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, यानी कितना रुपया ब्याज आपको हासिल हुआ और कितना मूलधन पे आप ब्याज कमाए और 100 से गुना करने पर ये सिंपल इंटरेस्ट आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 से जाते हैं तो 6 छके 36 और 6 का 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं गुरुजी सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा निकल के आया ना 70/3 निकल के आया %। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 70/3 निकल के आया। तो सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ बिठाइए 17/3। रेट क्या था हमको नहीं पता, रेट हमको निकालना है। टाइम क्या था, 3 वर्ष 4 महीने था। क्या इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जी नहीं गुरुजी नहीं लिख सकता हूँ, इसको साल में परिवर्तन करना होगा। यानी 3 साल था प्लस 4 महीने, 4 महीने था, इसको सालाना में परिवर्तन करने के लिए हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10/3 आपका साल निकल गया। समझ गए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 से 3 आपका चले गया और ये 0 से ये 0 चला जाएगा। तो रेट आपका कितना निकला, 7% रेट निकल के चले आया आपका। तो इस करेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो 7%। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाले। सिंपल इंटरेस्ट यदि निकाल लिया, टाइम दिया हुआ है तो रेट निकालना बिल्कुल बच्चे का। ठीक है, तो बिल्कुल वन लाइनर सॉल्यूशन में आप लोग को भरोसा करना है और इसी विधि से बनाना। हो सकता है 1-2 बार आपको समझ में ना आए, लेकिन जो जो टॉपर है मेरे दोस्त वो इस सब नियम का फॉलो करते हैं। समझ गए, क्योंकि ये सब नियम फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप लोग फंस सकते हैं। हर एक प्रश्न में आप 2 मिनट 1 मिनट समय दीजिएगा मेरे दोस्त, तो वो आपका मैनेज मैथ में नहीं कर पाएगा समय। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेटेजी बनाइए, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और जो भी होता है एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, टाइम मेंटेन रखिए। समझ गए, टाइम कम लगाइए, एक्यूरेसी आप मेंटेन रखिए। 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एलिगेशन का सवाल है मेरे दोस्त। ये एलिगेशन का सवाल है, बिल्कुल आसान तरीका से इसको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपसे एक काम है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के पास, जिससे हो सके उसके तैयारी में थोड़ा अपना अलग जोश आ जाए। ठीक है, 45 रुपया प्रति किलो चीनी के मूल्य, यानी 45 रुपया पर किलो चीनी के मूल्य को 52 रुपया प्रति किलो चीनी के मूल्य के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 52.2 रुपया में प्रति किलो बेचने पर 15% की प्रॉफिट हो। समझ गए, यानी एक चीनी था 45 रुपया किलो दे रहा था, दूसरा चीनी था 52 रुपया पर किलो दे रहा था, इसको कोई अनुपात में मिला दिया गया। वो अनुपात में क्या मिलाया हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि अनुपात में जो मिलाया वो मिश्रण को जितना मिलाया वो मिश्रण को यदि 55.2 रुपया पर दर से बेच दिया जाए तो उसको 15% प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, यदि हम माने मेरे दोस्त 15% प्रॉफिट नहीं होता तो इसका क्रय मूल्य क्या होता। यदि हम मान लिए 15% प्रॉफिट हो रहा है ना, 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो यदि 100% मूलधन आप मानते हैं हमेशा तो 15% प्रॉफिट तो 115% वैल्यू आ गया, यानी ये हो गया आपका 55.20। समझ गए, तो 100% यहाँ से निकाल देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अरे निकलेगा नहीं या नहीं निकलेगा, जी जल्दी जरूर निकलेगा। तो यहाँ से उड़ाइएगा 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। इसको आप इजी वे से यहाँ से खत्म कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 चौक 30। ठीक है, यहाँ से क्या बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 तिया 15 जी नहीं 4 बार में जाएगा, कितना जाएगा 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9 जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 जाएगा। अब कितने बार में जा रहा है, 8 तिया 24, 8 बार में जा रहा है, यानी कि 48 रुपया पर केजी के दर से इसका क्रय निकला। समझ गए, यानी कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के पूर्व 48 रुपया मिलाने के बाद 48 रुपया इसका पर केजी आया। तो ये एलिगेशन का सवाल है, तो हम लोग एलिगेशन से करेंगे इसको। जैसे 45 रुपया पर केजी पहला मिश्रण मिलाया, दूसरा 52 रुपया पर केजी मिलाया, लेकिन इसका संपूर्ण जो मिश्रण था मिलाने के बाद जो इसका मूल आया था 48 रुपया पर किलो आया था। समझ गए, सिंपल एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, एलिगेशन सवाल में एलिगेशन को पहचानना है आपको कि या एलिगेशन इसमें फिट होगा या नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मूल आपका 2 गो मूल बिक्री मूल था, एक इससे बड़ा एक दूसरे से छोटी होनी चाहिए बीच वाला। समझ गए, यानी 48 देखिए 45 से बड़ा है लेकिन 52 से छोटा है। यदि ये ऐसा है तो आप समझ जाइए एलिगेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इसको कुछ मत कीजिए, कॉर्नर से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि 4 और 3 के अनुपात में हमने चीनी को मिलाया था, यानी 4 और 3 के अनुपात में हमने चीनी को मिलाया था। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए, कुछ भी नहीं है। हम यदि इस प्रश्न को सॉल्व करने में रहते मेरे दोस्त, यदि समझाना नहीं रहता तो हम यूं ही कर सकते थे। समझ गए, यूं ही सिर्फ ये हमको ये निकालने की जरूरत पड़ता और यहाँ से हमको ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, सीधे हम 48 से यहाँ हम इसको माइनस करते, यानी 4 और 3 के अनुपात में। ठीक है, तो आपको ये सीखना है, बिल्कुल यही सीखना है।
लेंदी प्रोसेस नहीं जाना है, समझ के बनाना है, समझ गए। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्रैक्टिस करते करते आपका वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात बोला जा रहा है, तीन संख्याएं हैं आपके पास, वो भी अनुपात में है, 1 2 5 के अनुपात में है। इसका लघुत्तम समावर्तक 1600 है, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा आपको बताना है, यानी एलसीएम दिया गया है 1600, एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। यानी कि तीन संख्याएं का अनुपात है 1 2 3। क्या ये संख्याएं है? जी नहीं, संख्याएं नहीं है, अनुपात है। अनुपात क्या होता है? जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त आपके पास 20 और 25 संख्याएं हैं, तो आपको बोलेंगे इसको अनुपात में बदलिए, तो अनुपात में कैसे बदले कि ये दोनों संख्याएं कोई एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, यानी 5 से देखते हैं तो 5 चौक 20, 5 25, यानी इसका अनुपात क्या निकल के आया? 4 और 5 निकल के आया। इसी प्रकार इसका अनुपात क्या निकल के आएगा? तो इसका अनुपात पहला x निकल के आएगा, फिर 2x, फिर 5x। समझ गए? एक्स हम क्यों माने? क्योंकि एक्स कोई संख्या होगा, यदि ये संख्या से गुना करेंगे तो मेरा फुल्ली संख्या निकल के आ जाएगा, अंक निकल के आ जाएगा, जो जो संख्या है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आप हो सकता है? अरे यार, एक्स 2x 5x का एलसीएम क्या हो सकता है? क्या एलसीएम निकालने के लिए क्या विधि बताए थे कि जो तीन यदि अंकों की एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ा वाला देखिए, क्या बड़ा वाला सबसे विभाज्य हो रहा है? क्या 5x सबसे विभाज्य हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। तो इससे दुगुना वाला लीजिए 10x। क्या 10x सबसे विभाज्य हो रहा है? जी गुरुजी, x से विभाज्य हो रहा है, 2x से भी जा रहा है, 5x से, यानी कि इसका एलसीएम आना चाहिए 10x, लेकिन एलसीएम है कितना? 1600 है। यानी x का वैल्यू क्या रखे जो 1600 के बराबर हो जाए? तो सिंपल इसको कटा दीजिए यहाँ से, यानी x का वैल्यू गुरुजी 160 रखिए ना, सिंपल आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 160 रख लीजिएगा और इसका वैल्यू 320 हो जाएगा, इसका वैल्यू 800 हो जाएगा। समझ गए? 800 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 1600 100% आएगा, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। तो बोला जा रहा है इसका एचसीएफ क्या हो? तो एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वो बड़ा सा संख्या क्या है जो 160, 320 और 800 को पूरी तरह विभाजित कर दे? वो बड़ा संख्या क्या हो सकता है? तो यानी वो बड़ा संख्या हो सकता है, तो इसमें से जो सबसे छोटा है वही हो सकता है या उससे नीचे वाला हो सकता है। यानी क्या 160, 320 और 800 को विभाजित कर रहा है? तो बोल दीजिएगा गुरु जी 100% कर रहा है, कोई शक नहीं है कि नहीं कर रहा है। तो 160 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? यहाँ से क्या दिक्कत लगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सिंपल इसको रेशियो में था, इसको रेशियो में ही हम इसका एलसीएम निकाल लिए और रेशियो में एलसीएम निकाल के ये दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये संख्याएं का ही तो अनुपात है। ये यदि इस जगह संख्याएं रहता तो एलसीएम निकालते तो 1600 तो आता, लेकिन ये अनुपात में, तो अनुपात में इसका कितना होगा? 10x, तो 10x के बराबर होगा 1600, क्योंकि x हम यदि यहाँ नहीं मानते, यदि x यहाँ नहीं रहता तो वो संख्याएं रहता। समझ गए? x का वैल्यू निकालने पर मेरा संख्याएं निकल जाएगा, यहाँ से आप एचसीएफ इजीली पे निकाल सकते हैं। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ठीक, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 12% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट जवाब दिए थे। सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न को, भाषा को थोड़ा सा घुमा दिया गया, ठीक है। औसत और इसमें कंफ्यूज कर गया था स्टूडेंट, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे इसको हम लोग समझें, ठीक है। तो आ जाइए आप। क्या बोला जा रहा है कि वर्ष के पहले 3 महीने में राघव की प्रति माह औसत आय 45,000 थी, ठीक है। एक वर्ष था, कोई वर्ष 2024, 25, 26, 28, 47 कुछ भी हो सकता है। उसमें एक वर्ष में आप जानते हैं कि 12 महीना होता है। अरे एक महीना में 12 महीना होता है ना, एक साल में, ठीक है, 12 महीना। तो इसमें बोला कि पहले तीन महीना में इसका औसत जो था, इसका औसत जो वेतन था मेरे दोस्त, औसत जो आय था वो 45,000 था, ठीक है। ध्यान रहे, ये औसत आय, ये औसत आय कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए यदि औसत आय ये है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 महीने में इसका कुल कितना रुपया आय होगा? तो 3 से गुना कर दिए, क्योंकि औसत है। तो यहाँ से 0 0 0 हो गया, 5 तिया 15, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, यानी कि आप बोल सकते हैं गुरुजी 3 महीना में इसका वेतन जो होगा, 3 मंथ में इसका जो वेतन होगा 1,35,000 होगा, ठीक है। और यदि 3 से हम भाग दे देते हैं तो इसका औसत आयु निकल जाएगा, यानी 45,000 3 महीना का औसत इसका आय है। और इसका जो है आपका 3 साल का टोटल जो आया है 1,35,000 है। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। 3 महीना का औसत आय निकल चुका है। अब आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या बोला जा रहा है ये कि अप्रैल महीने में, ये तो 3 महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो गया। अब बोला जा रहा है कि अप्रैल महीने में जो इसका आय था ना, अप्रैल महीने में आय था, तो पहले 3 महीने की औसत आय से इतना रुपया ज्यादा था। पहले 3 महीना का औसत आय क्या था? सिंपल है, नॉर्मली 45,000 था, 3 आय। तो इसका इतना परसेंट ज्यादा था अप्रैल में। अप्रैल में कितना था? 1/3, आप यहाँ से इतना तो ज्यादा था ना, यानी 15,000 ज्यादा था। तो अप्रैल महीना में क्या आपका आ जाएगा? 60,000। क्या आ जाएगा ना? 60,000।
अरे क्या आ जाएगा ना 60,000 रुपया, यानी एक बेटे 3 था तो ये 15,000 हुआ ना, तो 15,000 तो ज्यादा था ना, यानी इसमें ऐड होगा यानी 60,000। यानी हम क्या बोल देते हैं, अप्रैल महीने में इसका वेतन क्या हो गया, 60,000। ठीक है, 60,000 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 मंथ में टोटल आपके पास कितना आपका इनकम आ गया 4 महीने में, तो इसको ऐड कर दीजिए, यानी मार्च तक और अप्रैल 0,005 और 6,391, यानी 1,95,000 गुरु जी 4 महीने का इसका वेतन हो गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए आप लोग को संभवतः। ठीक है, यानी कि 4 महीने में आपका कितना निकला, 1,95,000, और साफ साफ यहाँ बोले जा रहा है कि पूरे वर्ष में औसत वजन 45,300 है। पूरे वर्ष में औसत वजन जब इतना है तो पूरे वर्ष में 12 महीना होते हैं ना, 12 महीना का औसत कितना है 45,300, यानी कि 12 महीने का मेरा टोटल कुल आय निकल जाएगा। तो 12 महीना का कितना आय निकलेगा 12 मंथ का, तो इसको गुना कीजिए, 0, 0, 12 3 36, हाथ में 3, 12 पंचे 60, 3 63, हाथ में 6 हो गया, बरचौक 48, अच्छे 54, यानी कि गुरुजी 5,43,600 इसका सालाना वेतन है। यानी 12 महीना ये काम करेगा ना मेरे दोस्त, 12 महीना ये काम करेगा तो इसके पास 5,43,000 धन आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी 4 महीना का यहाँ मेरे पास दिया गया था कितना, 1,95,000। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 12 महीने में 4 महीने चला जाएगा तो 1 महीना का वेतन मेरे पास चले आएगा, क्या आ जाएगा 1 महीना का वेतन, 6, 8, 5, 13 हो गया, यहाँ पे आपका 3 चला जाएगा ना, 3 चला जाएगा, 9, 4, 13। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 3,48,600 आपका 8 महीना का वेतन हुआ। तो वही तो पूछ रहा है कि दिसंबर, मई से दिसंबर, अप्रैल तो निकाल चुके थे, अब मई से दिसंबर टोटल 8 महीना आता है, तो 8 महीने में औसत वजन क्या होगा। यदि मूल्य पूछता तो डायरेक्ट ये आंसर होता, लेकिन क्या पूछ रहा औसत वजन क्या होता है, तो औसत वजन क्या होगा, टोटल जितने महीने का निकला है उस महीने से भाग दे दीजिए। तो 8 महीने का औसत वजन जो निकल के आएगा मेरे दोस्त, औसत जो आय निकल के इसका आएगा, वेतन निकल के आएगा, तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 पंचे 40। ठीक, यानी कि 435 समथिंग, 435 तो सब आ रहा है ना, तो 8 पंचे 40 हो गया ना, 8 पंचे 40, तो ये 6 हो गया, 8 सते 56, 8 पंचे 40, यानी कि 43,575 इसका औसत वजन होगा 8 महीनों में। 8 महीना के लिए औसत वजन 4,35,000, सॉरी 43,575 है ना, हाँ 43,575 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ गए, यहाँ से सिंपल, कुछ नहीं करना था। 3 महीना का औसत दिया गया था, 3 महीना का हम वेतन निकाल लिए, चौथा महीना का ये इतना परसेंट बढ़ा के निकाल लिया। अब टोटल 12 महीना का वेतन दिया गया था औसत वेतन, तो 12 महीना में टोटल 4 महीना घटा दिया, 8 महीना का निकालना था, 8 महीना का निकल गया सिंपली। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। उतना कैलकुलेशन किया आप लोग को करना नहीं है, आप लोग हैबिट बना लीजिएगा, तो उतना भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है, एक संख्याएं हैं और उसके आधे भी हैं और उसके 1/3 तथा 27 को योग कर दें तो 71 के बराबर आने चाहिए। तो वो संख्याएं क्या है आपको बताना है। तो संख्याएं हम मान लिए नहीं पता है, तो संख्याएं मान लिए एक्स। ठीक है, यहाँ 100 आप नहीं मान सकते क्योंकि ये परसेंटेज का नहीं है मेरे दोस्त, 100 मान के भी कर सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चले जाएगा, तो वो संख्याएं हम एक्स मान लिए। ठीक है, यानी कि एक संख्याएं हैं, यानी वो संख्याएं एक्स है। ठीक है, और उसके आधे यानी x/2, अच्छी बात है, और उसके 1/3 यानी x के 1/3 तो x/3, और प्लस यदि 27 जोड़ दे हम तो ये 71 के बराबर आ जाएगा। यही तो साफ साफ बोले जा रहा है, अरे यही तो बोले जाना, जैसा बोले जा रहा है वैसा ही हम किए। तो अब क्या करें, तो इसका एलसीएम योग है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम 3 आएगा, जी नहीं, 3 विभाजित नहीं हो रहा, दूसरे 3 दूनी 6 यानी 6 आ सकता है, तो यहाँ 6x हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 2x हो जाएगा, बराबर 27 इधर है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 44 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 7 4 11 1 4 2 6 1 7। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से चलते हैं, 6 3 9 2, 11x/6 बराबर 44 के बराबर है, तो 11 चौके 44 बराबर में तो कटेगा, तो x बराबर 24, यानी वो संख्याएं क्या निकल के आया आपके पास, अरे वो संख्याएं क्या निकल के आया आपके पास 24, तो 24 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, 24 इज करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज किए थे, और औसत इसका जो टाइम बनाने का था वो कुछ ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, ये संख्या में कन्वर्ट कर रहा था, ये इसमें भूल कर रहा था विद्यार्थी सब की, एक संख्याएं इसको भी जोड़ना है, एक्स को भी जोड़ना है, तो हाँ दोस्त एक्स को भी जोड़ना है। साफ साफ बोले जा रहा है कि एक संख्या है और उसके आधे भी है और उसके 1/3 भी है और प्लस 27 भी है। समझ गए, इसका योग 71 आ रहा है, इजी वे यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे। इसको आप चाहे तो ऑप्शन से भी निकाल सकते। ठीक है, ऑप्शन से कैसे निकाल सकते थे, एक विधि से आप लोग देख लीजिएगा।
चाहे आप बनाना हो या नहीं बनाना हो, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन विधि से चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हम मान लेते हैं 24 कि वो संख्याएं, हमको पता चल गया ना वो संख्याएं 24 है, तो 24 ले लेते हैं। एक संख्याएं 24 है, ठीक है। इसके आधे यानी 12, इसके एक तिहाई यानी कि 8 तिया 24, और प्लस 27, इसका योग यदि 71 आ रहा है तो 100% समझेंगे वो संख्या सही है। तो इसका योग क्या 78 आ रहा है, 4 2 6, 8 6 14, और 14 7 100% आ रहा है आपका ये, यानी ये आपका करेक्ट उत्तर है। चाहे तो आप ऑप्शन से बनाए या मेथड से बनाए, दोनों तरीका से आसान विधि से बन जाएगा। ऑप्शन से थोड़ा सा इजी वे बन जाता है, ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। टी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है। एक आयत है, एक आयत है मेरे दोस्त, ये आयत है ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। आयत को मान लिया हम ए बी सी डी। पी आयत में, ये आयत इसका पी है, ठीक, मान लिए। यदि पी ए 27 है, यदि पी ए 27 है, ये आपका 27 है। पी बी 21 है, यानी ये पी बी 21 है, ठीक है। पी सी 6 है, यानी ये पी और सी कहाँ आएगी, पी सी 6 है, अच्छी बात है। पी डी क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपका विकर्ण है। तो यदि ये आपका विकर्ण है ना, तो आयत में जो होता है ना, ये विकर्णों का जो, ये जो विकर्ण है, विकर्णों का जो वर्ग का जो योग होगा, इसका भी विकर्णों का वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसे जैसे बता रहे हैं, ए पी का स्क्वायर जो होगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर जो होगा, वो बराबर में पीबी का स्क्वायर और प्लस पीडी का स्क्वायर होगा। अरे ये इक्वल तो होगा ना, क्योंकि विकर्ण है ये, 100% इक्वल होगा। तो यानी एपी का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, और पीडी को हम एक्स मान ले हैं तो एक्स का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से इजी भी आप लोग निकाल सकते हैं। 27 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 27 का स्क्वायर सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 और 7 7 49 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 8 4 12 2 हो गया, 4 2 6 1 7 729 हो गया। हमेशा आपको ये याद करना है मेरे दोस्त, वर्ग को जो है हमेशा याद करके आपको रखना है 50 तक, ठीक है। 6 छके 36 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है, आप लोग जानते होंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, यानी 765 में 441 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18। तो यानी यही तो एक्स आपका वैल्यू निकल के आया था ना मेरे दोस्त, यही तो आपका 18 वैल्यू था। तो 18 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो सिंपल याद रखना है, कोई भी आयत दिया गया हो, उसको विकर्णों को बराबर भागों में बांटना हो, तो इसका स्क्वायर का योग, इसका स्क्वायर का योग, और इसका स्क्वायर का योग, और इसका स्क्वायर का योग हमेशा बराबर होता है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ किया, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हैं। एक प्रश्न इसको देखने को मिलेंगे आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न है आसान ही, थोड़ा सा भाषा में थोड़ा चेंजिंग है। 5 ठोस घन था आपके पास, प्रत्येक का आयतन भी दिया गया था 216 सेंटीमीटर क्यूब, और एक घनाभ बनाने के लिए उसको एक सीधी रेखा में यानी एकल पंक्ति व्यवस्था में अंत तक जुड़े रहते हैं, तो घनाभ का पास पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना, ठीक है। एक घन था, ये घन मान लेते हैं, ये घन था, इसका आयतन दिया गया था 216। यदि इसका आयतन दिया गया था 16, तो घन का आयतन क्या हो जाता है, अरे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक क्यू तो होता है मेरे दोस्त। एक क्यू कितना दिया गया 216, यहाँ से यानी ए बराबर भुजा निकल के चले आएगा, कितना भुजा निकल के चले आया 6, यानी ये घन का भुजा कितना है मेरे दोस्त 6। समझ गए, यहाँ से घन का भुजा क्या निकल के आया 6 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर घन की भुजा। अब बोला जा रहा है कि इसको जो है ना, कितना ठोस है, कितना घन है, 5 घन है, इसको एक लाइन में व्यवस्थित किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5। जब इसको एक लाइन में व्यवस्था किया गया तो ये कहीं ना कहीं घनाभ बन गया। अरे बना या नहीं बना, ये घनाभ बन गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि घनाभ का पारस्परिक क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं घनाभ की लंबाई कितना होगा, यानी एक घन की लंबाई, यदि आपका एक भुजा 6 सेंटीमीटर है एक घन का, तो 5 घन का क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि सर ये 30 सेंटीमीटर होगा। ये भुजा कितना है, अरे ये भुजा यदि 6 है तो ये भी तो 6 होगा, यानी कि ये 6 हो गया।
ठीक है। तो आपको बताना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा मेरे दोस्त एल प्लस बी, यानी इसको परिमाप आयत का निकाल लीजिए, इसको ऊंचाई से यदि गुना कीजिएगा तो इसका जो भी होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो सामने आपका आ जाएगा या नहीं आ जाएगा जी, 100% आ जाएगा। तो यहाँ से 2 लीजिए, एल प्लस बी कितना है 30 और 6 36 है। अरे लंबाई चौड़ाई 30 प्लस 6 ना, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो ये 6 ही है, यानी इधर से लीजिए इधर से लीजिए इधर, ये तो 6 ही है। तो यहाँ से 72 हो जाएगा, 36 दूनी 72 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 7 42 1 43, यानी 432 आपका जो होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घना आपका हो जाएगा 432 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है। समझ गए। हमने कुछ नहीं किया, पांच घनों का दिया गया था, पहले हमने एक घन की भुजा ज्ञात कर लिए। एक घन की भुजा मेरे पास 6 सेंटीमीटर निकल के आया, तो 5 घन को हम सटा के रखे हैं, तो 5 घन की भुजा हम आराम से 30 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। बट इसको नीचे नहीं दिया गया, एक लाइन में सजाया गया, तो जो इसका ये होगा ये भुजा, ये तो सेम ही रहेगा ना, ये 6 ही रहेगा। ऊंचाई तो जानबे करते हैं इसका भी 6 ही है, यदि भुजा 6 है तो ऊंचाई 6 होगा। यहाँ से इजी वे आप लोग निकाल सकते थे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की तरफ। 11 नंबर बोला जा रहा है कि ए प्लस बी है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तृतीय अनुपातिक क्या होगा। तृतीय अनुपातिक बार बार हम क्लास में ए टू जेड इसके बारे में बता दिए गए हैं कि कैसे आप प्रथमानुपाती तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। यदि प्रथमानुपाती पूछे तो इस तरह संख्या में प्रथमानुपाती मतलब ए, तो ए बराबर ये बी स्क्वायर बेटे सी हो जाएगा। मध्यमानुपाती पूछता है तो बी स्क्वायर बेटे ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। तृतीय अनुपाती पूछते हैं तो बी स्क्वायर बेटे ए हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर बेटे ए। तो बी स्क्वायर कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू तो यही है, इसको और एक बार स्क्वायर करना है, यदि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, और ए प्लस बी ए का वैल्यू है, इससे ये भाग देना। तो ए प्लस बी यहाँ 2 गो, यहाँ ए गो है, तो ये ए गो चला जाएगा, ए गो शेष बचेगा, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और गुना ए प्लस बी जो हो जाएगा मेरे दोस्त ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्यू कहाँ है, ए प्लस 4। ठीक है, ए प्लस बी का होल, इस ये तो आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली रहने के लिए प्रथमानुपाती पूछे, द्वितीय अनुपाती पूछे, तृतीय अनुपाती पूछ दे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी समानुपात बी सी रखना है बस। प्रथमानुपाती पूछे तो ए का वैल्यू ज्ञात कर लेना है, द्वितीय अनुपात पूछे तो ज्ञात करना तृतीय। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों आपका संगत रहेगा, ये दोनों अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इजी प्रश्न, पेन उठाने की इसमें आवश्यकता नहीं था, पेन उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी और करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक कंपनी ने 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन था। पहला कर्मचारी 5,000, फिर 6,000, फिर 8,000, 8500, 9300 और 9500 था। तो उसका वेतन का माध्यका क्या हो जाएगा, ध्यान रहे माध्यका पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्यका क्या हो जाता है, माध्यका कोई भी संख्या का निकालना है मेरे दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला अंक आएगा वही आपका माध्यका होगा। यदि 2 अंक कोम्बो आ रहा है, यदि विषम आ रहा है तो बीच वाला होगा, सम आ रहा है तो 2 अंकों का योग करके 2 हो जाएगा। जैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए 2 4 6 8 और 10 है, यानी ये तो आरोही क्रम में है, छोटा से बड़ा है, इसको छोटा से बड़ा सजाना, छोटा से बड़ा है। ठीक है, तो इसका माध्यका क्या हो जाएगा, पहले देखना है ये सम है या विषम है, 1 2 3 4 5 यानी नंबर ऑफ विषम है, यानी कि ये 2 पेयर इधर बनेगा, 2 पेयर इधर बनेगा, बीच में बचा 6, यही आपका माध्यका हो जाएगा। समझ गए, यही आपका माध्यका हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ तो विषम संख्याएं था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विषम संख्याओं का n बराबर विषम था। यदि यहाँ पे सम रहता 2 4 6 8, यदि 4 ही अंक रहता आरोही क्रम में, तो इसका माध्यका कैसे निकालिएगा, तो दोनों साइड पेयर करते चलिए, क्या 2 पेयर 2 पेयर, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो सिंपली एक एक पेयर करते चलिए, तो 6 4 10 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, यही आपका माध्यका निकल के आ गया। समझ गए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, यही आपका माध्यका निकल के आया। तो सिंपली 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया गया था, तो इसको आरोही क्रम में सजाना, तो आरोही क्रम में ऑलरेडी है 5,000 6,000 8,000 85 93 से आरोही क्रम में है, तो यानी कि इसका जो बीच वाला होगा वही इसका माध्यका होगा। टोटल कितना संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, गुरु जी ये तो 6 संख्याएं हैं, 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच में तो खाली बचा, तो कुछ मत कीजिए, 3 ले रहे हैं ना पेयर, 2 पेयर लीजिए, यानी ये 2 पेयर इधर से चला गया, ये 2 पेयर इधर से चला गया, बीच में क्या बचा 8,000 और 8500, कितना हो जाएगा 16,500। बस इसको 2 से भाग दीजिए, यही आपका माध्यका, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो 5 10, यानी 8250 जो हो जाएगा मेरे दोस्त, यही आपका माध्यका हो जाएगा 8250 करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग,
ठीक है। यदि माध्यिका निकालना बोले तो आप लोग को ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आप लोग यहाँ से माइंड में उतरवाना है कि हाँ इसको आरोही क्रम में सजाना और बीच वाला आंसर देना है, समझ गए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग यदि एक क्लास से आप लोग क्लास कीजिएगा मेरे दोस्त, एक से लेकर जो अभी तक चले आया 29वां क्लास तक, आपको बेहतरीन यहाँ तक बेनिफिट मिलने वाला है, एक एक ट्रिक्स मिलने वाला है, एक आप लोग को कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हो ध्यान से पढ़ें, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक प्रश्न को 2 बार आप लोग करें। ठीक है, इजी वे आप लोग को आसान हो जाएगा। मैथ एक बार में किसी को नहीं आता दोस्त, लेकिन बार बार रिविजन करने से वो आ जाता है। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया गया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ये सिंपल है, इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए तो ये 7 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे 7 आया, तो ये आप लोग इजी वे ज्ञात होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ही पूछा जा रहा है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना था, 3 था, 3 या 9, यहाँ से एक्स एक्स चले जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया, 9 में -2 की जगह 7 ही तो निकल के आया, तो डायरेक्टली हम यहाँ से इसका स्क्वायर में 2 घटा दिए, 7 में इससे भी निकल के चले आया था। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 3 संख्याएं हैं x, y और z, यानी याद रखिएगा y x से बड़ी या बराबर हो सकती है, z y से बड़ा या बराबर है, तो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं। ये सहअभाज्य क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार के पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा आपको बताना। ठीक है, यानी x है, y है और एक z है। ठीक, ये सब सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सबसे पहले सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, यानी दो कोई सहअभाज्य संख्या होगा जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, वही आपका सहअभाज्य संख्या। जैसे 8 और 15 ले सकते हैं, क्या इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, जी हाँ 1 आ रहा है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप 13 और 15 को ले सकते हैं, क्या ये इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, जी हाँ 1 आ रहा है, तो ये इसका ये क्या सहअभाज्य संख्या है। समझ गए यहाँ तक, यानी कि एक्स वाई जेड जो है, यानी कि एक्स वाई को यदि आप गुना करते हैं तो 143 के बराबर आ रहा है। सिंपली प्रश्न में जैसा बोले जा रहा है वैसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अंतिम 2 अंक यानी कि वाई और जेड का जो गुणनफल कर रहा है मेरे दोस्त 195 आ रहा है। समझ गए यहाँ तक, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न को कुछ भी नहीं है प्रश्न में। ठीक है, अब आपसे बता रहे हैं हम कि एक्स वाई का गुणनफल किए तो 143 आया और वाई जेड का गुणनफल किए तो 195 आया, लेकिन है ये सहअभाज्य संख्या है, तो ये सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक्स वाई वाई जेड, तो दोनों में कॉम्बो मेरे दोस्त वाई आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कि दोनों में मेरा कॉमन वाई आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्याएं में यदि कॉमन दोनों में आ रहा है तो क्या मेरा वो एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्या मेरा वो एचसीएफ नहीं, तो जैसे मान के चलिए 2 संख्याएं हैं 2 4, ठीक है, इसका एचसीएफ 2 है, तो इसका एचसीएफ 2 आप किस लिए लिए, क्यों 2 लिए या 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तभी तो एचसीएफ 2 आया। इसी प्रकार y इसमें भी है y इसमें भी है, तो y का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। दोनों में एक कॉमन आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, दोनों कॉमन देख सकते हैं। 11 क्या 11 से डिवाइड नहीं, 13 से, जी हाँ 13 से हो रहा है, 13 का 13, 13 का 13, 13 का 13, 13 65, यानी कि y का वैल्यू आपका 13 निकल के आ गया। समझ गए यहाँ तक, यानी y का वैल्यू 13 निकल के आया, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 13 से भाग दीजिएगा तो 11 निकल के आ जाएगा, और z का वैल्यू क्या है, 13 से भाग दीजिएगा तो 15 निकल के आ जाएगा। तो यानी ये आपका तीनों संख्याएं हैं। समझ गए, सहअभाज्य संख्याएं ये तीनों। तो इसका योग पूछा जा रहा था, तो 5 1 6 3 9 1 1 2 1 3 यानी 39 इसका योग निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। सिंपली हम यहाँ इस जगह आप लोग को परेशानी होता होगा, हम समझ गए। सिंपली यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप एचसीएफ सिंपली ये समझिए मेरे दोस्त, आप एचसीएफ लेते क्यों, जैसे 2 और 4 का एचसीएफ 2 लिए, आप 2 ही क्यों लिए, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तभी तो एचसीएफ लिए। इसी प्रकार 3 और 10 में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि और 2 कोई भी इससे बड़ा वाला संख्या दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 दोनों में कॉमन जा रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 1। इसी प्रकार इसमें भी कॉमन 1 शब्द आ रहा है, तो वो हम समझ लिए कि इसका एचसीएफ लेंगे तो जो भी कॉमन है y उसका वैल्यू निकल के चले आएगा। यहाँ से भी आप लोग इजी वे कर सकते थे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। और सिंपली यदि आप इसको देखें, यदि आप जो भी नॉर्मली जो आपका टॉपर रैंक का स्टूडेंट था वो भी इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, वो सिंपल यहीं से पता कर लेंगे, अरे भाई 143 है, 143 तो 11 और 13 का है, यानी 2 संख्याएं तो निकल के आ गया 11 13।
अब तीसरी संख्या क्या है, ऑटोमेटिक इसका इस गुणनफल होगा बी का, तो यानी तीसरी संख्या 15। ऑटोमेटिक यहाँ से आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं होता, बस सिर्फ प्रैक्टिस करने से होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। समझ गए? चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा आप लोग 9 हो जाएगा, और 7 का 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 गुना 7, सॉरी 9 8 72, 9 सत्ते 63, 5 9 8 72, यानी 7 दूनी 14, इकाई डिजिट पे 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन पे इकाई डिजिट पे 4 है, ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इकाई डिजिट पे यदि खेल हो रहा है तो आपको इकाई डिजिट पे लेके चलना है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, मात्र 9% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट जवाब दिए थे। आप लोग को इस प्रश्न को बहुत आसान तरीका से समझना और बिल्कुल देखना है। ठीक है, बोला जा रहा है कि सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना हम लिख लिए, विनीता की वर्तमान आयु का 2 गुना, विनीता की वर्तमान आयु का भी से विनीता के डिनोट के इससे 2 गुना से 5 वर्ष ज्यादा, यानी 5 वर्ष कर देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते थे, 3s माइनस 2 भी बराबर है तो बराबर 5, यानी एक समीकरण आपके पास ये निकल के आ गया। अरे निकल के आया या निकल के आया, जी हाँ सर, समीकरण 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरे की ओर समीकरण की ओर चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद विनीता की आयु, यानी कि 3 वर्ष बाद विनीता की आयु, ठीक है, विनीता की आयु का 3 गुनी, 3 वर्ष बाद विनीता की आयु की 3 गुनी, और सुजीता की आयु, यानी सुजीता भी 3 साल हो गए, सुजीता की आयु से, सुजीता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम, यही तो बोल रहा है। अरे बोल रहा है ना यहाँ पे ये, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, 3v प्लस 9 बराबर 4s प्लस 12 माइनस 4 निकल सकता है या निकल सकता है। यहाँ से यदि 4s इसके कंपेयर में हम करें तो 4s माइनस 3v बराबर, यदि ये चला जाएगा कितना होगा, 8 9 1 चला आएगा, यानी 4s माइनस 3v, 4s माइनस 3v बराबर। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण निकल चला है, ये आपका दूसरा समीकरण निकल चला है। चला आया या नहीं चलाया, बस इसको कुछ मत कीजिए। इसको बराबर करने के लिए कॉर्नर आपको यदि भी को या एस को किसी को भी बराबर करना है, विनीता को या सुजाता को, तो हम भी को बराबर कर लेते हैं। तो इसको कितना, 3 से, इसको कितना कॉर्नर करना है, तो इसको 2 से गुना करना है। ठीक है, 3 से करेंगे तो 9s माइनस 6 भी बराबर 15, इसी प्रकार 8s माइनस 6 भी बराबर, अरे बराबर यही तो होगा ना, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये आपका चला जाएगा, यानी s बराबर जो निकल के आया मेरे दोस्त 13 निकल के आया। यदि s बराबर 13 है तो भी आप लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। भी कैसे निकालना है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि वैल्यू पुट करके यहाँ से निकालिएगा तो 13 भी s बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, s बराबर क्या रखना पड़ेगा 13, तो 13 39, ठीक है, 13 39, अरे आया गया ना 13 39, माइनस 2 भी बराबर 5, तो यानी माइनस 2 भी बराबर इधर चले जाएगा तो माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, माइनस 34 या भी बराबर 17, यानी भी जो विनीता का जो उम्र था कितना निकल के आया, विनीता का उम्र, विनीता का उम्र निकल के आया आपके पास 14। ठीक है, यानी कि विनीता की उम्र 14 साल और सुजीता की उम्र 13 साल निकल के आया। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि दोनों में, सॉरी 17 है, ये माफ कीजिएगा, ये आपका 17 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है दोनों की आयु में अंतर क्या है, अंतर क्या, अरे 4 ही का तो अंतर है मेरे दोस्त, 4 ही का तो अंतर है, 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हो सकता है बनाने में आपको लगा हो कैलकुलेशन लंबा, लेकिन इस तरह प्रश्न को इस तरह सॉल्व करने में ही बेहतर है आपको मेरे दोस्त, क्योंकि इसको ऑप्शन से भी कीजिएगा तो ऑप्शन से आपको करने के लिए बिल्कुल ये रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, ये ऑप्शन से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो आप लोग इजी वे जिस तरह करते हैं इस तरह करके समीकरण लाके इसको इजी वे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार प्रश्न को यदि आप 1 मिनट देते हैं, 1.5 मिनट देते हैं तो कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार प्रश्न को यदि आप 1.5 मिनट देने के बावजूद भी इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक। समझ गए, चलते हैं आगे की तरफ। बोला जा रहा है 17 नंबर, किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट है तो एकल छूट कितने बराबर होगा। ठीक है, कोई भी दुकानदार आपको मेरे दोस्त कोई भी एक वस्तु आप लेने गए तो वो बोला कि भाई साहब आपको पहले 40% छूट देंगे, फिर आपको 60% छूट देंगे, तो आप
बोले नहीं सर ऐसे नहीं होगा, तो एक काम बताइए हमको, 40-60% समझ में नहीं आ रहा, हमको एकल छूट बता दीजिए कि दोनों मिला के एक छूट कितना हमको मिलेगा। ठीक है, तो एकल छूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी फॉर्मूला पे इसको बैठाना होगा। तो ए प्लस बी ए बी इंटू 100, यानी ये माइनस प्लस माइनस चिन्ह परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यदि छूट दे रहा है तो छूट में हमेशा आपको माइनस लिखना है, तो पहला छूट ये गया, दूसरा छूट ये गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 गुना 60 बेटे 100। ठीक है, यहाँ से 100 दो को शून्य चला गया, यानी -100 हो गया, और प्लस 6 चौक 24, तो कितना आ गया -76%। यानी दोनों का छूट एकल छूट मिला के कितना हो जाएगा आपके पास 76% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और यदि आप सिंपल दिमाग लगाइएगा कि नहीं 40% छूट आ रहा है, दूसरा 60% छूट आ रहा है, क्या 100% छूटेगा? 100% छूट देगा तो आप फ्री में नहीं ले जाइएगा सामान, पागल थोड़ी। ठीक है, तो आपका 76% एकल छूट निकल के आया, समझ गए यहाँ से। तो आप इस फॉर्मूला से इजी पे इसको निकाल सकते थे। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे भाई, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग इजी वे समझेंगे इसको। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था 900 मीटर था, एक वर्ग था आपके पास, इसका क्षेत्रफल दिया गया था कितना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यानी भुजा स्क्वायर ही तो वर्ग का क्षेत्र, यदि ये भुजा है मेरे दोस्त ये है, तो इसका स्क्वायर ही तो हो जाएगा आपका, यानी 900 मीटर, यानी भुजा क्या निकल के आया आपके पास 30। अरे भुजा 30 निकल के आया ना, यानी इसका ये जो भुजा निकल के आया मेरे दोस्त वर्ग का, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब 30-30 होगा। ठीक है, अब बोले जा रहा है कि इसका परिमाप एक षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। हमेशा एक याद रखिएगा मेरे दोस्त कि एक वर्ग का परिमाप जो होता है षष्ठभुज के परिमाप बराबर होता है। बराबर कैसे होता है, जैसे मान के चलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अरे वर्ग का परिमाप क्या होता है, अरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, यानी कि ये चारों भुजा का योग कीजिएगा वही तो परिमाप हो जाएगा। यानी यदि आप इसको ए मानते हैं तो चारों को योग कीजिएगा तो 4a हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू दिया गया है 30, तो यानी कि इसका परिमाप कितना आ गया 120। क्या आ गया ना इसका परिमाप 120। अब षष्ठ भुज का परिमाप क्या क्या हो जाता है, तो षष्ठ भुज का परिमाप मेरे दोस्त 6a के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका परिमाप किसका परिमाप, यानी कि षष्ठभुज का परिमाप और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। साफ साफ बोले जा रहा है, तो षष्ठभुज का परिमाप 6a और वर्ग का परिमाप हम निकाल चुके हैं 120, तो यहाँ से मेरा षष्ठभुज का एक भुजा निकल के चले आएगा, कितना भुजा निकल के चले आएगा 20। समझ गए, यानी षष्ठभुज का भुजा क्या निकल के पास आया आपके पास, तो ये बराबर निकल के आया षष्ठभुज का, ये याद रखिएगा षष्ठभुज का, षष्ठभुज का भुजा क्या निकल के आया 20 सेंटीमीटर। अब षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात रहना चाहिए 3a स्क्वायर बटे 4। यदि षष्ठभुज पूछ रहा है तो इसमें 6 से गुना कर देना, यानी अष्टभुज पूछता है तो 8 से गुना कर देते। ठीक है, तो यहाँ से 6 गुना √3, a का क्या निकल के आया था षष्ठभुज में 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बेटे 100, यहाँ 2 0 सॉरी माफ कीजिए 100 नहीं है 4 है ना, ये 4 है, तो यहाँ से ये जाइएगा तो 100 आ जाएगा, 100 गुना 600 यानी 600 बेटे √3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, समझ गए, कुछ नहीं था, हमने क्या किया वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था तो इसका भुजा ज्ञात कर लिए, भुजा ज्ञात करेंगे तो परिमाप ऑटोमेटिक मेरा ज्ञात हो गया, परिमाप ज्ञात हो गया तो साफ साफ बोला जा रहा है कि षष्ठभुज का परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, यानी 120 का परिमाप जो निकला इसके बराबर क्या हो जाएगा षष्ठभुज का परिमाप 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भुजा है तो इसका एक भुजा का क्या लंबाई षष्ठभुज का निकल गया 20, तो बस इसका एरिया यहाँ से इजी निकाल सकते थे आप लोग। चलते हैं आगे की। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ये प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रश्न को भी 2 विधि से, पहला इसको हम जो भी मेथड होगा उससे बताएंगे, इसके बाद हम ऑप्शन से चलेंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु को जोड़ा जाए तो योग 37 वर्ष हो जाता है। यदि पिता की आयु में, यदि फादर्स की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु के दुगुना जोड़ा जाए तो उम्र 34 साल। समझ गए, इसी प्रकार यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 1.5 यानी 1.5 पिता की उम्र और पुत्र के आयु में जोड़ा जाए तो उम्र 45 साल होता है। तो इसको आप समीकरण ए मान के, इसको समीकरण 2 मान के इजी वे सॉल्व कर दीजिएगा तो पिता की आयु यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, ये जो प्रीवियस वीडियो में जो बताया आपको ये समीकरण दोबारा इससे विधि भी निकाल सकते थे। अब चलते हैं हम इसको ऑप्शन विधि से कैसे कर सकते थे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन रखना होगा। ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है कि पिता की आयु वर्षों में क्या है, तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन पिता की आयु 28 वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं पिता की आयु 28 साल।
सपोज डेट मान लेते हैं ऑप्शन से। यदि ये नहीं सेटिस्फाई नहीं होगा तो आगे की ओर चलेंगे। यानी पिता की आयु 28 साल है। अब हमको यहाँ से प्रूव करना, क्या करना कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो उम्र 34 साल होता है। कि पिता की आयु में पुत्र की आयु के 2 गुना यानी 2 सन की आयु जोड़ा जाए तो ये 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सन की आयु हम निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा, यानी सन की आयु 3 साल आ गई। क्या आया ना सन की आयु 3 साल? अरे बोलते नहीं हो, क्या आया ना सन की आयु 3 साल? ठीक है, सन की आयु 3 साल, फादर की आयु 28 साल निकल चल गया। अब ऑप्शन से बनाने का फायदा क्या, कैसे हम जानेंगे कि यह मेरा सही है? तो सिंपल, इसमें 2 है, एक तो हमने निकाल लिया पुत्र की आयु। अब जो दूसरा इसमें सिंबल दिया गया ये आपको प्रूव्ड करना है। यदि ये प्रूव्ड हो जा रहा है तो आपका 100% ऑप्शन सही है। जैसे कि यदि पुत्र की आयु के पिता की आयु के 1.5 गुना, यदि पुत्र के आयु में पिता की आयु के 1.5 गुना यदि जोड़ दें, यदि योग 45 आ रहा है तो 100% आपका सेटिस्फाई है। जैसे कि पुत्र के आयु में पिता का 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना होगा? अरे पिता का 1.5 गुना बोल रहा है ना, तो 28 का 1.5 गुना यानी 3 बटे 2, 2 से 14, 14 42, यानी कि पिता के आयु के 1.5 गुना। अब प्लस पुत्र की आयु जोड़ दिया जाए, पुत्र की आयु जोड़ दिया जाए तो क्या ये 45 साल आ रहा है? तो 100% ये 45 आ रहा है, यानी मतलब ये प्रूव्ड हो रहा है। ये प्रूव्ड हो रहा है, तो इसका मतलब जो 28 हम रखे थे ऑप्शन में मेरे दोस्त, ये 100% आपका 110% आपका ये करेक्ट जवाब है। तो इस उत्तर नंबर 28 समझ गए ए। ठीक है, तो ऑप्शंस में बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन चुनना होगा। एक ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ से एक लाइनर पकड़िएगा, एक लाइनर पकड़ने के बाद मेरा बेटा का वैल्यू चले आया, और बेटा का वैल्यू चले आया तो अब जो नीचे आपका संख्या था इसको आपको प्रूव करना था, सेटिस्फाई करना था। इसको सेटिस्फाई हो गया तो आपका करेक्ट जवाब इज करेक्ट। समझ गए? तो ऑप्शन विधि भी आप नहीं बनाइए हर एक पर, लेकिन ऑप्शन विधि भी याद रखिए, वो बहुत मुसीबत में काम दे देता है मेरे। तो जैसे मान के चलिए इसमें आपका कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रहा है तो दूसरा सेकंड मेथड होना चाहिए ना बैकअप के तौर पे। ऐसा नहीं है ना कि एक मुंह उठा के चल दिए, एक विधि से नहीं बना तो घुर के चले आए, पता चला 1 नंबर से मेरिट रख गया। वैसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक सवाल को 2 विधि 3 विधि जैसा विधि आप चाहे उसको रखना है, भले आप उसका यूज ना कीजिए, लेकिन मेरे दोस्त ब्रह्मास्त्र रखने में फायदा है। यदि आप रखते हैं तो ऐसे भी डर के माहौल भी आपसे नहीं भिड़ेगा, नहीं भाई उसके पास ब्रह्मास्त्र, नहीं भिड़ेगा। यदि आपके पास है ही नहीं तो कोई भी आपको चलते राहों में बोलना शुरू कर देगा। समझ गए? इसी प्रकार आपको 2 से 3 मेथड याद रखना है, कब कहाँ आपको कौन सा अस्त्र चलाना पड़ जाए तो आप इसमें इजी वे चला सकते हैं। ठीक, चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। एक पाइप टैंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चलाया जाए तो टैंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। ये टैंकी था, हम मान लेते हैं ए, ये कितना मिनट में? 20 मिनट में भर रहा था। बी टैंकी मान लेते हैं, ये 60 मिनट में खाली कर रहा था। समझ गए? तो यानी एक टैंकी का क्षमता होगा आपके पास, होगा या नहीं होगा? एक आपके पास टैंकी का क्षमता होगा, तभी तो आप किसी को भर पा रहे हो। टैंकी का क्षमता क्या हो जाएगा? यहाँ वो टैंकी का क्षमता होगा जो दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लीजिएगा? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को रख के, बड़ी संख्या 60 क्या दोनों से विभाज्य हो रहा है, 100% हो रहा है, यानी कि एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। यानी क्षमता टैंकी का जो हो जाएगा मेरे पास, माफ कीजिएगा, जो टैंकी का आपका क्षमता हो जाएगा वो 60 मान के चलिए आप, 60 आपका क्षमता हो। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा है कि ये 1 मिनट में कितना इकाई, अरे ये मान के चलिए 20 मिनट में पूरी टैंकी को भर रहा है, टोटल क्षमता ये है, तो ये एक इकाई 1 मिनट में कितना इकाई भरेगा? 3 ही इकाई तो भरेगा 1 मिनट में मेरे दोस्त। ये एक मिनट में इतना इकाई खाली करेगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो ये 3 इकाई 1 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में 1 इकाई खाली कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में 2 इकाई भर रहा है, 1 मिनट में 2 इकाई भर रहा है। यदि 2 इकाई भरने में 1 मिनट लग रहा है तो 60 इकाई को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप लोग इजी वे बोल सकते हैं 30 मिनट का समय लगेगा, यानी आधा घंटा का समय लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसको भी बहुत प्रक्रिया से बना सकते हैं। सिंपल जो आपके लिए फॉलो हो, जो आपके लिए आसान हो, उस विधि से आप कर सकते हैं। सही है। तो ये था आप लोग का लास्ट प्रश्न मेरे दोस्त। कैसा आपको जवाब लगा, कैसा इसका आंसर लगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करते नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये ऐसा सही था, इसका और विधि से अच्छा हो सकता था, तो मैं उसको सुधार करके आऊंगा। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, या कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी होता है A to Z पल पल अपडेट आपको वहां से मिलता रहेगा। समझ गए? आप एक बार ज्वाइन होके तो देखिए, आप में जो भी समस्या है A to Z वहां से आपका निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का लास्ट सेशन। समझ गए?
तो कैसा लगा मेरे दोस्त, तो आप लोग ये बता दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैथ्स पी के लिए या चैप्टर वाइज जो भी आपका आगे क्लास चलेगा वो E to Z के लिए, इंफॉर्मेटिव के लिए आप लोग चैनल से आपको जुड़ना होगा, ठीक है। यदि नहीं जुड़िएगा, जो भी हमने सेशन बनाया, जो भी आपके लिए अपडेट लाए थे वो आप तक जल्दी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसी वजह से आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।